Hello my dear student, welcome to my channel. Today I am going to explain the poem The Trees which has been written by Adrienne Rich. एड्रिन रिच जो है बेसिकली फेमस पोइट है. शी वॉज बोर्न इन USA एंड शी वॉज अ फेमस पोइट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट. शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग. बेसिकली इनकी जो सारी पोएम्स है वो फेमिनिस्ट बेस्ड है, फीमेल के रेवोल्यूशन से रिलेटेड, फीमेल की लाइफ में चेंजेस लाने से रिलेटेड. तो ये जो पोएम है द ट्रीज वो भी एक इसी तरीके से जिसने सिंबलाइज किया गया है फीमेल को लेके, वीमेन को लेके, और यहाँ पर ट्री को एज अ मेटाफर यूज किया गया है वीमेन. तो इस पोएम में आप देखेंगे कि दोनों का सिंबॉलिक एक रिलेशनशिप देखेंगे. पैरेलली आपको देखना है जैसे ट्री की लाइफ है उसको उसी तरीके से कंपेयर किया गया है वुमेन की लाइफ से. इसमें दिखाया गया है कि ट्रीज जो है वो इंडोर जो पहले रहते थे अब वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं. इसी तरीके से वुमेन जिनकी लाइफ पहले इंडोर तक सीमित थी, हाउस होल्ड वर्क तक सीमित थी, हर कोई ये सोचता था दैट वुमेन्स आर ओनली फॉर द हाउस होल्ड पर्पस. लेकिन अब वुमेन की भी डिज़ायर है कि उसको भी मूव आउट होना है. फेमिनिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कई फीमेल ने स्टार्ट किया, उन्होंने सोचा दैट दे हैव टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना है, और अब वो रेडी है हाउसेस से बाहर निकलने के लिए ताकि वो अपने प्राइमरी पर्पसेस को फुलफिल कर सके. जो एक फॉरेस्ट एक मैन काइंड का था पहले और जो खाली था अब वो उसको बदलना चाहती है, अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में पूरे वर्ल्ड में लाना चाहते हैं. इसी तरीके से ट्रीज दिखाया गया है कि एक फॉरेस्ट जो पहले बिना ट्री के था अब ट्री भी बाहर आना चाहते हैं. पहले फॉरेस्ट था जहाँ इंसेक्ट, सनब्यूरी नहीं थी, ना कोई बर्ड था, लेकिन अब ट्रीज वहाँ आना चाहते हैं जिससे फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा. तो यू विल सी अ symbolic relationship between the trees and women. Now I am going to explain the summary line to line and I will discuss all the poetic devices, difficult words and question answers of this poem. I hope you will listen it very carefully. If you have any doubt you can text. Now I am going to start. Now listen. The trees inside are moving into the forest that was empty all these days. Trees जो है इसमें पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि ट्रीज जो है अब फॉरेस्ट की तरफ बाहर निकलना चाहते हैं, वो मूव आउट होना चाहते हैं. जो पहले हाउसेस तक कन्फाइन थे अब वो ओपन फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं. इसी तरीके से जो ट्रीज थे पहले इनमूवेबल थे, एक ही जगह फिक्स थे. अब ये पोएम एक सिंबॉलिक मीनिंग दिखा रही है फीमेल से. अब देखिए फीमेल से कैसे, तो फीमेल हु हैव हील्ड देमसेल्फ, जिन्होंने अपने आप को पहले एक ही जगह हील्ड करके रखा हुआ है, अब वो रेडी है मूव आउट, होम से मूव आउट होने के लिए, और ताकि वो अपने प्राइमरी पर्पस को फिल कर सके, पूरे वर्ल्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सके. जो वर्ल्ड पहले मैन काइंड था अब वो उसको बदल सके. पहले फॉरेस्ट जो था काफ़ी समय से पास्ट में एम्प्टी था, खाली था, लेकिन अब जो है फीमेल चाहती है कि उस फॉरेस्ट को भरा जाए और वो अपने इंडोर से आउटडोर जाए. वेयर नो बर्ड कुड सी, नो इंसेक्ट्स हाइड, नो सन bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इसमें ये दिखाया गया है कि पास्ट में फॉरेस्ट जो था वो खाली था, जहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं बैठती थी, जहाँ कोई इंसेक्ट नहीं जाते थे, वहाँ पर सन जो था अपने फीट्स को ब्यूरी नहीं कर पाता था, अपनी शेडो नहीं दिखा पाता था, और पूरी रात जो थे फॉरेस्ट जो थे खाली थे. अब आगे जाके ऐसी मॉर्निंग आएगी जो वो फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगे. तो इसमें ये दिखाया गया है कि फीमेल ये बता रही है कि पॉइंट ये बता रहा है कि पहले सन जो था अपने फीट्स को ब्यूरी नहीं कर पाता था, यानी कि ट्रीज ही नहीं थे, और अगर जब ट्रीज हो जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे सन उन छोटे छोटे बुशेस से अपनी बीम ऑफ लाइट को निकालेगा, जिससे वो सभी ट्रीज को टच करते हुए उसकी शेडो पड़ेगी, इंसेक्ट्स आने लगेंगे फॉरेस्ट पे, बर्ड्स फॉरेस्ट में ट्रीज पर बर्ड्स बैठने लगेंगे. तो अगली जो मॉर्निंग आएगी वो फुल ब्राइट की आएगी, फुल ऑफ ब्राइट होगी. और इसी तरीके से फीमेल की लाइफ है जो अभी तक इंडोर थी, अब वो जब आउटडोर होगी, बाहर जाएगी, तो अपने सारे पर्पसेस को वो फुलफिल करेगी और अपनी लाइफ में चेंजेस लाएगी और एक वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अच्छे से कर
दिखाएगी। तब इसमें पहले पैरे में जो पोइट्री डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं वो यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन। इसमें जो लाइन है सन ब्यूरी इट्स फीट्स इन शैडो, तो इसमें पर्सोनिफाई किया गया है सन को। उसके बाद दूसरा लिटरेरी डिवाइस है इंजैबमेंट। तो आप देखेंगे इसमें जो लाइन है द फॉरेस्ट से लेकर मॉर्निंग पे जाके क्लोज हो रही है। यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है, बीच में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुछ नहीं दिख रहा, तो इसी को ही इंजैबमेंट कहते हैं, जहाँ पर सेंटेंसेस का कंटिन्यूएशन होता है। अगला है एनीफोरा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप नो इंसेक्ट हाइड, नो सन, तो सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज अ एनीफोरा। अब इसमें जो है ट्रीज इनसाइड्स आर मूविंग आउट, तो एक इमेजिनरी सीन दिखाया गया है, तो ये इमेजिनरी है आपका। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल द नाइट्स रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो ट्रीज है पूरी रातों रात हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से वो डिसएंगेज हो। डिसएंगेज का मतलब डिसइन्वॉल्व हो, वहाँ से रिमूव हो जाए। इंगेज मतलब इन्वॉल्व होना और डिसएंगेज मतलब रिमूव होना। इन क्रैक्स से वो कैसे जो है वो रिमूव हो जाए, कैसे इन घरों से वो निकल जाए और फॉरेस्ट में पहुँच जाए। अब इसको कंपेयर करते हैं फीमेल से। फीमेल के लिए बताया गया है कि फीमेल जो है रातों रात सोच रही है कि कैसे इस वरांडा फ्लोर के क्रैक से वो निकले और बाहर जाए। अब यहाँ फीमेल की लाइफ दिखाई गई है कि फीमेल जो है जिसको पूरे टाइम समय नहीं मिलता, उसको सिर्फ रात का समय मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑल नाइट यूज़ किया गया है कि जिस तरीके से रूट, प्लांट की रूट पूरी रात काम कर रही है अपने आप को रिमूव करने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए, इसी तरीके से फीमेल भी पूरी रात होल नाइट जो है वो वर्क कर रही है कि कैसे वो इस वरांडा फ्लोर से जो है वो आउट हो जाए। द लीव्स स्टैंड्स टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विंक्स स्टिफ विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्ड वो शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज्ड मूव्ड टू द क्लिनिक डोर्स। तो पहले इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है वो देख लीजिए। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, ट्विंक्स का मतलब होता है स्मॉल स्टेप, एक्सर्शन का मतलब होता है एफर्ट, क्रैम्ड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, बोस का मतलब होता है ब्रांच, शफलिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्स करना, डिस्चार्ज का मतलब होता है सेंड आउट, बाहर जाना, एंड डेज्ड का मतलब होता है स्टन। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लीव्स है वो कोशिश करिए कैसे वो ग्लास के विंडो से बाहर चली जाए, जिससे वो आउटसाइड चली जाए। छोटी छोटी स्टेम्स जो है ट्रीज की वो भी अपना पूरा एफर्ट लगा रही है कि कैसे वो अपने आप को फ्री करे। बिग ब्रांचेस जो है वो भी कोशिश कर रही है कैसे रूफ ऑफ द रूम से वो बाहर जा सके। तो उसका कंपैरिजन देखिए फीमेल से कैसे किया गया। तो इसी तरीके से फीमेल भी डेस्परेट है कि वो कैसे बदलाव ला सके, वो भी अपने एफर्ट्स कर रही है कि कैसे एक पेशेंट जिसको एकदम से हॉस्पिटल से वो रिलीज होता है, उसको लगता है कि कैसे मैं हरियली जो है वहाँ से मूव आउट कर जाऊँ। भले उसकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, हाफ डेज होती है, हाफ कॉन्शियस होती है, कुछ ना कुछ उसके सिर पे मेडिकेशन हुआ होता है, फिर भी वो अनस्टडी होता है कि कैसे वो उस क्लिनिक को छोड़ दे। तो इसमें वुमेन की जो है वो डिज़ायर बताई गई है कि वो फ्रीडम चाह रही है और वो वहाँ से निकलना चाहती है। अब इस पैराग्राफ में जो लिटरेरी डिवाइस किया गया है इंजेबमेंट है। जैसे देखिए द लीव से लेके पूरा सेंटेंस लास्ट में डोर्स पे हो रहा है, तो इंजेबमेंट मतलब कंटिन्यूशन ऑफ लाइन। सिमिली क्या है, द ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट, पेशेंट से कंपेयर किया है तो दैट इज अ सिमिली। एंड फिर पर्सोनिफिकेशन के लिए इसमें जो यूज किया गया है वो ट्विंक्स और बोज, इन दोनों को पर्सोनिफाइड किया गया। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in such a way I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms. तो पहले आप इसमें डिफिकल्ट वर्ड देखिए। scarcely का मतलब होता है barely, departure का मतलब होता है living, और यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है लाइकन। लाइकन का मतलब क्या होता है कि जो आपका पेड़ होता है, ट्री होता है, ट्री की जो ट्रंक्स होती है उस पर क्रस्टी पैचेस होते हैं फंगस के या एल्गी के, जो कि पर्पल कलर के होते हैं और उनकी स्मेल जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इस पैरा में पॉइंट ये बताना चाहता है कि
आई सिट इनसाइड, मतलब जो विमेन है वो अपने वरांडा में बैठी हुई है और लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, लेकिन उस लेटर में वो ये मेंशन नहीं कर रही है कि ट्रीज जो है उसका घर जो है वो छोड़ रहे हैं। वो ये कह रही है कि नाइट जो है वो एकदम फ्रेश है, एकदम क्लियर है, मून जो है बिल्कुल कंप्लीट नज़र आ रहा है, और जो लीव्स की स्मेल है वो और लाइकन की स्मेल, वो एक वॉइस, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है, और वो अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही है फ्रीडम के लिए, कि वो फ्री होना चाहती है और अब वो इस घर तक कन्फाइन नहीं रहना चाहती है। तो यहाँ पर जो ट्रीज़ है वो भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, और फीमेल भी अब अपने घर तक कन्फाइन नहीं रहना चाहती। अब उसकी डिज़ायर है कि कैसे भी करके वो बाहर चली जाए। तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया, एलिट्रेशन, देखिए कैसे, लॉन्ग लेटर्स में आपको लॉन्ग लेटर्स में एल और एल रिपीट हो रहा है, फॉरेस्ट फ्रॉम एफ और एफ रिपीट हो रहा है, लीव्स एंड लाइकन एल और एल रिपीट हो रहा है, तो दैट इज अ एलिट्रेशन। फिर इंजैबमेंट है, कंटिन्यूशन है सेंटेंस का, तो वो देखिए कहाँ से, डोर्स ओपन से लेकर द हाउस तक आपको दिख रहा है, तो वो डोर्स ओपन से लेकर द हाउस तक इंजैबमेंट है। फिर अगला पैरा, My head is full of whisper which tomorrow will be silent. Listen, the grass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया, विस्पर का मतलब होता है मरमर, बहुत धीरे से बोलना। स्टबलिंग का मतलब होता है ट्रिप ओवर। फ्लैश का मतलब होता है शाइन, और ओक का मतलब होता है एक लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री जो जनरली फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में पॉइंट जो है वो बताना चाहती है कि उसका हेड जो है वो फुल ऑफ द स्लो साउंड, उसके दिमाग में काफ़ी सारे स्लो साउंड जो है वो चल रहे हैं, फुल ऑफ स्लो साउंड है, और वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये साउंड जो है वो रात भर सोच रही है कि कल मुझे साउंड जो है वो सुनाई नहीं देंगे नेक्स्ट डे। अब पॉइंट जो है वो रीडर से आस्क कर रहा है कि केयरफुली वो उस चीज़ को पढ़े कि आगे जाके जब वो बाहर निकलेगी तो वो क्या क्या चेंजेस ले आएगी, क्या क्या चेंजेस अब आने वाले हैं। आज जो साउंड उसको फुल ऑफ, जो वो टेंशन में है, सोच रही है, कल उसको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। विंड जो है वो बाहर आउटसाइड ब्लो करेगी, ट्रीज जो है वो बाहर जाएंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे, ट्रीज को छूते हुए विंड्स जाएगी। मून एक मिरर की तरह होगा और वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो पीसेस में टूट गया है। और ओक ट्री जो एक बड़ा सा पेड़ है और उसकी सारी शेडो जो है वो डिवाइड हो जाएगी मून में और कई सारे फ्रेगमेंट में। तो इसमें अब वो अपना फ्यूचर दिखा रही है कि किस तरीके से अब वो बाहर चली जाएगी। अब ग्रास ब्रेक हो गया है, अब लिसन टुमारो ऐसा होगा कि ये ट्रीज जो है अब वो नाइट में फॉरेस्ट में मिलेंगे। विंड जो है वो चलेगी उसे छूते हुए, मून भी अब टूट चुका होगा मिरर की तरह फ्लैशेस पीस में, और टॉलेस्ट ऑक ट्री जो है उसकी शेडो जो है वो उस पर पड़ेगी। तो इस तरीके से फीमेल की लाइफ जो होगी वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होगी और वो अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे रही होगी, और वो अब आउटसाइड होगी और अब वो इंडोर तक सीमित बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया वो सिर्फ सिमिली यूज़ किया गया है, यानी कि मून को कंपेयर किया गया है मिरर से। यहाँ पर लाइन है मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो एड्रिन रिच की ये आपको पोएम आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू discuss the question answer. Find in the first stanzas 3 things that cannot happen in a treeless forest. अगर treeless forest है तो कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती है। पहला, बर्ड जो है वो ब्रांचेस पे बैठेंगे नहीं, इंसेक्ट को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और सन जो है अपने फीट्स को ब्यूरी नहीं कर पाएगा, अपनी शेडो जो है वो ट्रीज को नहीं दे पाएगा फॉरेस्ट में। सेकेंड है, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड क्रिएट इन योर माइंड? सन ब्यूरी इट्स फीट्स इन शेडो। व्हाट कुड द पॉइंट मीन बाय द सन फीट्स? तो सन फीट्स जो है इसका मतलब है आर द रेज ऑफ सन, सन की रेज जो कि रीच कर रही है, दैट रीच द अर्थ आफ्टर फॉलिंग ऑन द लीफ ऑफ द ट्रीज से फॉल करते हुए वो अर्थ तक पहुंच रही है। फाइनली वो अर्थ के सरफेस पे सन की रेज पहुंच रही है। सेकेंड, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? पोएम में ट्रीज कहाँ है और व्हाट डू देयर रूट्स? उनकी रूट्स कहाँ है, उनके लीव्स कहाँ है और उनके ट्विंग्स कहाँ है? तो जो ट्रीज है वो पोइट्स के हाउस में है,
रूट जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है अपने आप को रिमूव करने के लिए क्रैक्स ऑफ वरंडा से। लीव्स स्मॉल लीव्स भी एफर्ट कर रही है ग्लास टुवर्ड्स अ ग्लास रीच करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, और ट्विंग्स भी अपने अटेम्प्ट कर रही है फ्री होने के लिए और फॉरेस्ट तक रीच करने के लिए। व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? तो पोइट ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है लॉन्ग क्रैम्ड फॉर द ब्रांचेस। इसका मतलब कि ब्रांचेस भी ट्राई कर रही है रूफ से बाहर निकालने के लिए, और इसलिए उसने कंपेयर करा है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, जो कि मूव आउट होता है और हाफ कॉन्शियसनेस में होता है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून? मून को कैसे डिस्क्राइब करा है? बिगिनिंग में और एंड में। तो पोइट ने मून को बिगिनिंग में दिखाया गया है और एंड में दिखाया गया है। बिगिनिंग में मून दिखाया गया फुल मून, और एंड में दिखाया गया कि अब जो वो मून है वो ब्रोकन मून हो गया है, वो कई सारे पीसेस में टूट चुका है। तो ट्रीज ये चेंज क्यों आया? ट्रीज की वजह से। अब ट्रीज जो पहले पोइट हाउस में थे वो अब फॉरेस्ट में चले गए हैं। लॉन्ग ब्रांचेस जो है अब वो शेडो हो रही है, वो फुल मून पे पड़ रही है, और अब फुल मून जो है वो पीसेस में ब्रॉक हो गया है मिरर की तरह। व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट? अगर ट्रीज बाहर चले जाएंगे तो हाउस में क्या होगा? हाउस साइलेंट हो जाएगा। फ्रैगनेंस जो लीफ और लाइकेन की है वो एक वॉइस की तरह जो कि चाह रही है, जिनकी डिजायर है कि अब वो घर तक नहीं रहना चाहती, लॉन्गर भी स्मेल्ट नहीं होना चाहती, अब उसको बाहर जाना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द पोइट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स? तो इसमें पॉइंट ने मेंशन नहीं करा है डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम हर हाउस, बिकॉज ये ह्यूमन का नेचर है to ignore the important matters of their life. We all know that trees are so important for the survival on earth, but still human beings are cutting them for making profit without even thinking of the aftermath. मतलब पॉइंट ने इसमें डिपार्चर नहीं दिखाया है क्योंकि ह्यूमन का नेचर है कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को इग्नोर करता है। ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, फिर भी ह्यूमन बींग्स उन्हें कट कर रहा है जिससे उसे प्रॉफिट मिले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दैट यू हैव रीड द पोएम इन डिटेल, कैन यू बिगिन टू आस्क विद द पोएम माइट मीन हेयर दैट 2 सजेशंस, कैन यू थिंक? तो 2 सजेशन आपको दे रखे हैं। डज द पोएम प्रेजेंट अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द मैन एंड नेचर? मैन और नेचर में कंफ्लिक्ट दिखाया है, कंपेयर करना है टाइगर इन द जू के साथ। और पोएट ने सजेस्ट करा है प्लांट्स एंड ट्रीज जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं सिटीज़ में, और फॉरेस्ट को कट किया जाता है, उसको इम्प्रीजन करना चाहिए, नीड टू ब्रेक आउट। तो यस, पोएम में कंफ्लिक्ट दिखाया गया है मैन और नेचर के लिए। मैन जो कि डिफॉरेस्टेशन करता है ट्रीज को कट करके अपने यूज़ के लिए, वो अपने घरों को सजाता है उन ट्रीज से, ये भी नहीं सोचता एंड रिजल्ट क्या होगा कि अगर वो सारे ट्रीज काट देगा तो फॉरेस्ट जो है वो एंडेंजर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स भी एंडेंजर हो जाएंगे, और हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है वो रूइन हो जाएगा, और वो कट करता जा रहा है फूड के लिए, फन के लिए, और ये भी नहीं सोच रहा कि वो किस तरीके से सब कुछ साफ करता जा रहा है। तो उसको सेफ करने के लिए हमें सेंचुरीज और जूस बनाने चाहिए, और ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है नेचर और अदर लिविंग बींग्स जो कि प्रिजनर्स है। अदर लिविंग मतलब ट्री और एनिमल जिन्हें प्रिजन के तौर पर रखा जाता है। दूसरे हैंड में एड्रिन रिच जो है, जो कि यहाँ पर ट्रीज यूज कर रही है ह्यूमन बीइंग के लिए एज अ मेटाफर, तो वो एक इमेज दिखा रही है अपनी पोइट्री में, न्यू मीनिंग्स फ्रॉम द पोएम। अब इसमें बताना है कि कैसे वो सिंबॉलिक है उस मीनिंग के लिए। तो ये इसमें एड्रिन रिच कहते हैं, इफ ट्रीज आर नॉट टू बी टेकन एज अ सिंबल फॉर ह्यूमन बीइंग, द पोएम विल डिफाइन द एफर्ट ऑफ ह्यूमंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द। अगर ट्रीज नहीं यूज करते और हम सीधा ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन एफर्ट कर रहा है, उसकी डिजायर है इन क्लचेस से बाहर निकलना और अब हर चीज को अपनी लाइफ में पाना। सभी ह्यूमन बीइंग एक प्रेशर में होते हैं, उसका प्रेशर होता है कि हर फील्ड में मुझे टॉप पे जाना है, उसकी डिजायर होती है कि उसे कुछ ना कुछ करना है, तो पीयर प्रेशर होता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को भी इसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन बीइंग को अपने आप को हर रेस से फ्री करना चाहिए जिससे वो हैप्पी और पीसफुल लाइफ जो है वो जी सके। तो इसमें ह्यूमन बीइंग्स को कैसे दिखाया गया है तो वो मैंने आपको बता दिया। I hope all the question answers has been clear to you and this poem is clear to you. If you like this poem then please like, subscribe and comment in the comment box. Thank you student.